नमस्कार, न्यूज 21 पर मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम खास मुलाकात। आज के हमारे खास मेहमान कानूनी जगत के वो स्तंभ है जिनके बारे में हम जितनी भी बात करें, उनके बारे में जितना भी जानेंगे वो कम ही पड़ने वाला है। ये आप आगे जरूर देखने वाले हैं। देखिए, एक बात कही गई है, कहावत है कि अड़ा रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने पर मिली सफलता उसको जग में जीने पर मर जाने पर। और ये जो मिसाल है आज के हमारे खास मेहमान है, अगर मैं उनके लिए कहूं तो ये सही बात होगी बिल्कुल। देखिए, कहते हैं सफलता मिलने पर भी धरती से जुड़े रहना, हमेशा दूसरों की मदद करना, मदद के लिए दिन रात तत्पर रहना और समय और न्याय दिलाने के लिए समर्पण भाव से सदैव आगे रहने वाली शख्सियत का नाम है हमारे आज के खास मेहमान का, सीनियर लॉयर रंजीत जोशी साहब का। जोशी जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको। थैंक यू बहुत वेरी बहुत मच। धन्यवाद कि आपने हमारे लिए अपना बहुमूल्य समय निकाला। जी आप जी, हमारे स्टूडियो आए, हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी और मच। हमारे साथ आज है हमारे सीईओ न्यूज 21 के अरविंद बत्रा जी भी। तो आज हम खास मुलाकात में रंजीत जी से और अरविंद जी से काफी सारी बातचीत करने वाले हैं। सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल अच्छा हूँ। बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। जी जी, यहाँ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि न्यूज़ 21 का अपने आप में एक मुकाम है और ये शहरों से छोड़कर गांवों में भी पॉपुलर हो रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्लेजर फॉर मी। आपका। और अब बहुत अच्छा है सर। और अब मुझे लगता है कि हमारी जो भी ऑडियंस है आज बहुत उत्सुक है। जब सर के आने के बारे में पता चला तो हम सभी बहुत उत्सुक थे, काफी वेट कर रहे थे, क्योंकि सर का जो स्केड्यूल है वो इतना बिजी रहता है, पर उन्होंने अपना जो कीमती वक्त निकाला। आज इनके बारे में बहुत कुछ जानेंगे। तो सर, सबसे पहला तो मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूंगी कि वकालत का पेशा आपने क्यों चुना? कोई खास वजह क्या है आपके लिए वकालत का पेशा? वकालत का पेशा एक समाज सेवा का पेशा है और मेरे फादर जो है वो मेरठ सिटी के अंदर लीडिंग मोस्ट एडवोकेट थे और जो अपने घर से स्टेशन से होकर के और बाजार से होकर कचहरी जाते थे तो पूरे दुकानदार खड़े होते थे, इलायची सुपारी से उनकी मनवार करते थे। वकालत का वो मंजर मैंने देखा है तो वो मुझे इम्प्रेस किया कि एक वकील की ये इज्जत होती है समाज के अंदर, बिल्कुल। तो मुझे भी वकील बनना चाहिए। अ, सर, मैं आपसे अब जानना चाहूंगी कि इस फील्ड में आने के पीछे आपकी वजह क्या थी? जनरली जिनका बैकग्राउंड जिस पेशे का होता है उनके बच्चे भी उसी फील्ड में होते हैं, उनके बच्चे भी उसी फील्ड में मोस्टली आते हैं। तो आपके परिवार में वकालत पेशे से कौन कौन जुड़ा हुआ है? मेरे पिताश्री के बाद में हम 5 भाई वकील हैं और मेरे दोनों लड़के वकील हैं, पुत्र वधू वकील हैं और मेरी फैमिली में एक पिताश्री की जो शख्सियत सक्सेसफुल लॉयर के रूप में देखी है तो आज कम से कम 40 एडवोकेट्स मेरी फैमिली में हैं बिल्कुल जो समाज सेवा भी करते हैं बिल्कुल और बिल्कुल। अपना अच्छा काम करते हैं। किसी मुवक्किल को सही सलाह देना ये भी एक पुनीत कार्य है, बिल्कुल ये एक बिल्कुल सेवा का बिल्कुल कार्य है। मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि जब वकालत का प्रोफेशन शुरू में स्टार्ट हुआ तो एक गाउन के पीछे आप देखते हैं एक घंटी की तरह पुली लटकती है, पुली। तो उस पुली का ऑब्जेक्ट ये था कि जब वो पैरोकार किसी मुवक्किल की पैरवी करता था तो उसका क्लाइंट जो है दिन भर में जितने मुकदमे होते हैं उस पुली के अंदर पीछे से कुछ डाल देते हैं और वो घर जाकर के उसको झटकते हैं, उसमें जो भी निकलता था उससे अपने परिवार का जो है वो जीव का उपार्जन करते थे। बिल्कुल किसी बिल्कुल। ने नहीं डाला तो भी कोई मतलब उसको ओलबा नहीं, कोई उसको मतलब कंप्लेंट नहीं और ये भी नहीं देखा किसने कितना डाला। तो मतलब इस तरह से जो इसका प्रादुर्भाव हुआ वो इस ऑब्जेक्ट से हुआ कि सेवा के भाव से। किसी ने दिया तो भी कुछ नहीं, किसी ने नहीं दिया तो भी कुछ नहीं, किसने कितना उसमें डाला पैसा ये भी वकील को मालूम नहीं रहता था। तो इस तरह से इसका उद्गम जो हुआ वकालत का वो हुआ समाज सेवा के लिए समाज सेवा के लिए। और तार्किक बुद्धि के हिसाब से आप अपने ज्ञान से जो है वो लोगों के जीवन को प्रकाशित कर सकते हैं। तो ये वकालत का प्रोफेशन है। बिल्कुल, यही सोच जो है वो सर को अलग बनाती है और ये लोगों के दिलों पे राज करते हैं। सर, हम आप जानना चाहेंगे आपसे कि परिवार के बारे में थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। परिवार जी में कौन कौन है? आपके छोटे भाई साहब हैं जगत नारायण जोशी जी, जी राजनीतिक क्षेत्र में एक दिग्गज चेहरा है, उनके जी बारे जी। में भी कुछ बताएं। और परिवार में और कौन कौन है? मेरे सबसे बड़ा तो मैं ही हूँ। जी जी। सेकंड नंबर हमारे ब्रदर थे, उस उनकी डेथ हो गई, वो कोर्ट के अंदर जॉब करते थे। अच्छा।
थर्ड नंबर है मधुसूदन जोशी, वो मेड़ता के अंदर लीडिंग मोस्ट एडवोकेट हैं। काफी नामी। उससे छोटे जो हैं वो एक ओम प्रकाश जी जोशी हैं, वो भी जोधपुर में अच्छे हाईकोर्ट के वकील हैं। अच्छा। उससे छोटे एक ब्रदर हैं जो प्रेम प्रकाश जोशी, जो मकराना के माइंस केसेस के अंदर एक जो है एक शख्सियत है, उनका नाम है। और उससे छोटे जो हैं वो मेरे एक ब्रदर हैं जो पार्षद और मेड़ता के अंदर बीजेपी के पार्षद अपोजिशन के, और अभी डिस्ट्रिक्ट के मीडिया प्रभारी है भारतीय जनता पार्टी के। और उससे छोटे जो है वो जगत नारायण जोशी, जो जिला अध्यक्ष जोधपुर के रहे हैं और मारवाड़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जाना माना चेहरा है। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे छोटे ब्रदर मेरे हैं मुकेश जोशी, जो हमारे पुष्करणा पंचायत के पिछले 20 सालों से अध्यक्ष हैं और वो मेड़ता में वकालत करते हैं। जी जी। और हम सब भाइयों के जितने भी लड़के हैं, मेरे 2 लड़के विश्वजीत जोशी और अभिजीत जोशी दोनों एडवोकेट हैं। जी जी। और मेरी पुत्रवधू जो है वो स्वीटी जी, वो भी एडवोकेट हैं। अच्छा। तो जब एक व्यक्ति परिवार के अंदर जो मुखिया होता है, वो अगर एक अच्छा मुकाम पाता है, उसको एक इज्जत मिलती है, इज्जत के साथ ईमानदारी से पैसा भी कमाता है, तो सबके लिए इंस्पिरेशन बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक व्यक्ति अगर किसी प्रोफेशन में या बिजनेस में ज़्यादा फेलियर हो जाता है, तो उस परिवार के लोग जो है उस प्रोफेशन से भागना शुरू कर देते हैं कि भाई ये फेलियर होगा, हम भी फेलियर हो सकते हैं। लेकिन एक इतनी बड़ी हाइट, मेरे पिताश्री मेड़ता सिटी के 5-6 बार तो वो अध्यक्ष रहे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के, मीरा लाइब्रेरी के प्रेसिडेंट थे, चारभुजा मंदिर के जनरल सेक्रेटरी थे, वल्लभपुर मंदिर के प्रेसिडेंट थे। बिल्कुल बिल्कुल। पारिक पाठशाला थी, अपने पारिक कॉलेज थी, पारिक कॉलेज संस्कृत कॉलेज, उसके वो जनरल सेक्रेटरी थे। तो कोई भी ऐसी आर्यविदल के जो है वो अध्यक्ष रहे, वो मतलब जितनी भी संस्थाएं हैं उसके अंदर वो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी रहे और लीडिंग मोस्ट थे। ये तो परिवार की बात होगी आपकी सर जी। तो मैंने सुना है कि आपका खास दोस्त फिल्म इंडस्ट्री में भी है। तो अगर गलत नहीं कह रहा तो केसी बुकाड़िया साहब वो नाम है ना? जी। तो थोड़ा सा उनके बारे में बताइए हमें आज, क्योंकि वो भी परिवार का हिस्सा आपके शायद। जी, केसी बुकाड़िया साहब भी एक हिंदुस्तान में वो शख्सियत है जिन्होंने करीब 60 के जो है जाना माना 60 से ज़्यादा फिल्में जो उन्होंने बनाई, प्रोड्यूस किया है। और अमिताभ बच्चन जब फेलियर हो गए थे तो गंगा जमुना, सरस्वती, तूफान, कई पिक्चर फ्लॉप हो गई थी। उस समय आज का अर्जुन का प्रोडक्शन किया था केसी बुकाड़िया साहब ने, और वापस जो है वो रिवाइवल जो हुआ, वापस री एंट्री जो हुई है वो अमिताभ बच्चन साहब की, वो आज के अर्जुन से वो जो सुपर डुपर हिट पिक्चर गई थी। लाल बादशाह भी पिक्चर बनाई जिसमें अमिताभ बच्चन थे, जयपुर की शूटिंग थी उसके अंदर। राज कपूर साहब जैसे एक माइल स्टोन रहे फिल्म इंडस्ट्री में। हाँ। उन्होंने 18 फिल्में बनाई अपनी लाइफ में। लेकिन एक छोटे से मेड़ता जैसे गांव से जाकर के फिल्म इंडस्ट्री में 60 पिक्चर्स, 60 पिक्चर्स का जो है उसका प्रोडक्शन करना, उसमें डायरेक्शन देना, और फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी लेजेंड रहे, बिल्कुल अमिताभ बच्चन साहब, राजकुमार जी, शत्रुघ्न सिन्हा साहब, धर्मेंद्र जी, मिथुन दा को लाने वाली पहली पिक्चर वही थी, वो लेके आए थे। तो कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जिसको उन्होंने डायरेक्ट नहीं किया हो। तो वो हमारे जो है वो पूरे राजस्थान की शान है। और आज भी एक्टिवली जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में जमे हुए हैं। और सबसे बड़ी खासियत बहुत सिंपल है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सिंपल है, जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और बिल्कुल मिलेंगे तो मारवाड़ी में ही बात करेंगे और कर लेंगे, और ऐसा लगेगा कि यार ये तो बहुत सिंपल आदमी है। का अपनापन है, वो सिंपल है, वो उन्होंने आपसे सीखा है, आपने सिंपल है ना उनसे सीखा है। रेसिप्रोकेट कर सकते हैं हम, आपस में मित्रता है तो हमारे। बिल्कुल बिल्कुल। हम दोनों से एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा है। बिल्कुल। सर अब वो आपसे जानना चाहेंगे कि थोड़ा प्लीज हमें बताएं कि आपके गुरु कौन थे, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? मेरे गुरु मेरे पिताश्री रणछोड़दास जी जोशी साहब रहे। वो जसवंत कॉलेज के गोल्ड मेडलिस्ट थे। उन्होंने फिर हाईकोर्ट के अंदर 6-7 साल वकालत की। बहुत बढ़िया। लेकिन जब मेरे पुरखे जो हैं मेड़ता के जागीरदार रहे थे, हम चंडू राज जोशी हैं, वैसे हम पुरोहित थे, लेकिन 550 साल पहले चंडू पंचांग आज भी आता है, तो वो राज ज्योतिष बन गए थे। तो उस समय मेड़ता परगनों में जो है कई जागीरें थी, तो मेरी दादी के कहने से वो मेड़ता चले गए। तो वही मेरे गुरु रहे, वही मेरे इंस्पिरेशन रहे। इस बात की जो कहते हैं ना,
मैं साक्षी हूँ, मैं ये कह सकती हूँ बिल्कुल इस चीज को। बिल्कुल सर, बिल्कुल ये सच बात है। सर आपसे मैं थोड़ा ये जानना चाहूंगी, बात करें आपके लीगल करियर की, तो आप 16 बार जोधपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर चुनाव जीत चुके हैं। लंबे समय तक अध्यक्ष पद पर रहने का रिकॉर्ड भी हम आपको कह सकते हैं आपके लिए। आपके पहले और लास्ट टाइम के चुनाव के बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। जी 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 जी। ऐसा है कि राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट सेशन जोधपुर का करीब 108 साल का इतिहास है। और जब मैं खड़ा हुआ था तो उस समय आउटसाइडर प्रेसिडेंट जो है एक ही बना था पहले, वो रामनारायण जी बिश्नोई साहब थे, जो चीफ जस्टिस विजय जी बिश्नोई साहब के फादर हैं, वो बने थे। और उसके बाद में लंबे समय के बाद में मेड़ता से जाने वाला मैं बना था। तो मुझे एक टास्क दिया गया था पहली बार, और बड़ी मुश्किल से मैंने चुनाव लड़ा था। तो हाईकोर्ट के सामने हमारे एडवोकेट्स जो हैं वो इतनी, आप जानते हैं जोधपुर में कितनी गर्मी रहती है, 47-47 डिग्री 45 डिग्री आप सब हैं, तो वहाँ खुले में बाहर बैठते थे, जहाँ थोड़े से मामूली पेड़ थे, नीचे मट्टी थी, बरसात आती तो दौड़ते थे। तो उन्होंने मुझे टास्क दिया कि हाईकोर्ट के सामने आप यहाँ पर शेड बना दो, और हम इतने दुखी इतने परेशान है कि धूप में किसान की तरह, वकील नहीं किसान की तरह हम धूप में बैठते हैं, बारिश आते तो बस्ते लेके भागते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप ये शेड बना दें, एसोसिएशन में पैसा भी नहीं है, इसकी परमिशन भी नहीं है हाईकोर्ट से, तो हम आपको आजीवन प्रेसिडेंट बनाएंगे। तो मैंने कहा आजीवन तो नहीं बनना है, पहली बार बन गया मैं, लेकिन ऐसा है कि मैं भी मेड़ता से आया तो मैं भी वहीं बैठता था, तो आई वॉज ऑल्सो सफरर। आप समझ सकते थे उनकी मुझे पीड़ा का एहसास था मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब मैं पहली बार मुझे जिताया तो सबसे पहले मैंने जो है वहाँ शेड बनाने का काम किया। हालांकि उन्होंने मुझे शेड का ही कहा था, लेकिन मैंने शेड भी बनाया, बैठने के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स बनाए, 125 बाई 150 के बड़े बड़े, वहाँ उसमें पंखे भी लगाए, टेबल्स भी फ्री, पंखे फ्री, शेड्स फ्री, सारी ये फैसिलिटीज करते करते टाइम निकलता गया। हम देख चुके हैं। और पूरे हाईकोर्ट के अंदर एंट्रेंस से लेके एग्जिट तक एक जाल मतलब जो है, मतलब फैसिलिटीज का वो बन गया। और करीब मेरे एफर्ट से 600 चैम्बर्स, उसके बाद मैंने चैम्बर्स में मतलब जो है इधर किया। ये सच्चाई है अरविंद जी। तो करीब 600 चैम्बर्स मेरे एफर्ट से जो है वो बने और वकीलों को अलॉट हुए। तो इसलिए उन्होंने, वकीलों ने भी मेरा इंडिया का एक रिकॉर्ड बनाया, जहां हमारे जोधपुर में 108 साल के जब मैंने कंटेस्ट किया था, उसके पहले कॉन्जिक्यूटिवली लगातार 2 बार कोई प्रेसिडेंट नहीं बना। 1 साल गैप के बाद, 2 साल गैप के बाद कोई जीत गया, लगातार नहीं बना। लेकिन उन्होंने मुझे कॉन्जिक्यूटिवली जो है वो सेकंड टाइम से लेकर, और 16 बार का जो है 17 बार का इतिहास है वो उन्होंने बनाया है। तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि जो उनकी आवाज़ है उसको मैंने अपनी आवाज़ के साथ मिला के, हमेशा मैंने संघर्ष भी बहुत किए हैं, मैंने हर चीज़ के लिए संघर्ष भी किया है। और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का भी मैंने सिंहनाथ 9 फरवरी 2023 को जोधपुर की धरती से मैंने किया था, जो एक राजस्थान का इश्यू बना और विधानसभा में वो एक्ट पारित हुआ। तो राजस्थान के वकीलों ने मुझे भरपूर प्यार दिया, पूरा सहयोग दिया, ये उनकी जीत थी, ये हमारा सबका संयुक्त एक संघर्ष था। सर से थोड़ा सा बातचीत आगे बढ़ाते हैं। सर आप मूल रूप से नागौर जिले से बिलोंग करते हैं, वहां से संबंध रखते हैं आप, सॉरी माफी चाहूंगी, नागौर जिले के मेड़ता से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल। लेकिन आपने अपनी पहचान जोधपुर जैसे बड़े शहर में बनाई है। ये जो सफर रहा है आपका, कैसा रहा? कितनी कठिनाइयां, कितनी चुनौतियां सामने आई? कैसे ये सफर पूरा आपने तय किया? मैं इसको थोड़ा सा और ऐड कर दूं? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपने जोधपुर से नहीं, शायद विश्वव्यापी पहचान बनाई है आपने, शायद इस बात बिल्कुल 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 पहचान कैसे बनाई सर, इस बारे में हम बात करना चाहते हैं आपसे। कहते हैं कि किसी चीज को दिल से आप चाहो और उस मुकाम को हासिल करने के लिए आप पूरे जुनून के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ आप उसके अंदर उस पथ में चलने में अग्रसर होते हैं, और अच्छी भावना के साथ आप अगर संघर्ष करते हैं, कोई भी अगर सक्सेसफुल व्यक्ति होगा तो उस बिना संघर्ष के कोई नहीं बन सकता। संघर्ष तो हर व्यक्ति को इस जीवन में करना पड़ता है। और डार्विन ने हजारों साल पहले कहा था, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, जो फिटेस्ट होगा वो दुनिया में सर्वाइव करेगा। तो सवाल ये पड़ता है कि मैं
11वीं के बाद मैंने हम्म। बीएससी और एलएलबी जोधपुर से किया था यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ मैंने इंग्लिश मीडियम लिया था, तो मैं कभी कभी हाई कोर्ट जाता था। तो आप जोधपुर इसीलिए आए पढ़ने इसलिए के मैं लिए? आया, तो वहाँ मुझे वो वहाँ की कोर्ट और वहाँ की जो डेकोरम था हाई कोर्ट हाँ, का डेकोरम। वहाँ के जो ऑनरेबल जजेस वहाँ बैठते थे उनकी वो आ, गर्दन ऊपर करके देखना पड़ता था। वकीलों के लिए इतनी फैसिलिटीज थी, स्टूल्स रखे हुए थे, टेबल्स रखे हुए थे जिसमें किताबें फाइलें आराम से रखी जा सकती है। बिल्कुल। तो मुझे सपने में दिखाई देता था कि मैं एक मेड़ता जैसे छोटी जगह से एक हाई कोर्ट में जाके वकालत करूं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल इसीलिए मैंने जो है मेड़ता छोड़कर हाई कोर्ट मैंने चुना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि काफी लंबा सफर रहा है सर से, हम जो बातचीत है वो जारी रखेंगे। तो सर आप कुछ बता रहे थे अपने सब जर्नी के बारे में, कैसे आए हैं आप? जी, तो फिर मैं इंस्पायर्ड हुआ कि मैं भी इंग्लिश के अंदर बैच करूंगा। अच्छा। और दूसरा क्या है कि हमारे मेड़ता में तो एक वकील के पास कार थी, बाकी सब साइकिल से पैदल आते थे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जोधपुर हाईकोर्ट के अंदर कई वकीलों के पास कारें थी, बड़े बड़े ऑफिसेस थे। और जब हाईकोर्ट के प्रोमिनेंट लॉयर्स हमारे मेड़ता या छोटे कस्बों में आते थे, तो वहाँ के पदाधिकारी उनको सीएफ मतलब वेलकम करने के लिए वेलकम जाते, करने के उनको लिए। सीएफ करते थे। तो मैंने कहा इतना ना रिस्पेक्ट है हाईकोर्ट एडवोकेट्स का। सर अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि थोड़ा सा आप आपके स्कूली जीवन के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको बचपन में लेके चलते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत सारी बातें करी हमने। ये मौका अरविंद सर बार बार नहीं मिलता है, जी जी तो जी। इसको मैं छोड़ना नहीं। जी बिल्कुल, आपने मेरा बहुत काम हल्का कर दिया। बहुत बहुत थैंक यू अरविंद सर आपको। बाकी ये मौका नहीं मिलेगा सर को, हमने हमेशा इंटरव्यूज में देखा है, लाइमलाइट में देखा है, बिजी स्केड्यूल रहता है उनका। तो थोड़ा सा अब आपके स्कूली जीवन के बारे में बताएं, उस समय आपकी क्या सोच थी? सर मैं तो शरारतें सुनना चाहता हूँ, ये हाँ स्कूली बिल्कुल बिल्कुल, स्कूली जीवन के बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा है दोस्तों कि के बारे में कुछ कुछ भी कोई किस्सा? मेरे बचपन में हर बच्चा जो है अमूमन शरारती होता है। हाँ हाँ। तो मैं भी मेड़ता के अंदर बड़े बड़े इमली के बड़े बड़े पेड़ थे बरगद की तरह, उस पर चढ़ जाया करता था। और जो है खेतों में जाके बोर भी खाया करते थे। अच्छा। बैर जो आते हैं ना, बैर, हाँ वो भी बिल्कुल। खाया करते थे। और वहाँ चारों तरफ तालाब है, देरानी तालाब वगैरह कई तालाब है, कोई बावड़ियाँ बनी हुई है, वहाँ स्नान करने के लिए जाते और उसमें जंप करते थे। जबकि आस पड़ोस के कहते अरे क्या कर रहे हो, अगर थोड़ा सा चूक गया सर फूट जाएगा तुम्हारा, हाँ। कुछ भी हो जाएगा। तो वो सब काम करते थे। मम्मी पापा से डांट पड़ती थी? जी बिल्कुल पड़ती थी। किससे ज्यादा पड़ती थी? ज्यादा तो फिर पापा ही डांटते थे, मम्मी तो प्यार ज्यादा करती। और वो पढ़ाई के अंदर खुद गोल्ड मेडलिस्ट थे, तो वो चाहते थे कि भाई शेड्यूल बना रहे, अब मेरे से आगे जाए मेरा हाँ बच्चा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक मोहब्बत भी होती है। जब मैं मेड़ता छोड़ने का मैंने निश्चय किया था, जी जी तो मैं वहाँ यूथ के अंदर एक अच्छा वकील भी था, मेरे पास अच्छा बिल्कुल। वर्क था, हाई कोर्ट जाता था मैं महीने में 2 3 4 बार। हम्म। तो पिताश्री के जो फ्रेंड्स थे और सीनियर्स थे, उन्होंने मुझे बार स्टेशन बुलाया और कहा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम प्रिंस की तरह यहाँ रह रहे हो, तुम्हारे पास पावर है, आज पट्टे भी तुम दे सकते हो, परमिशन तुम देते हो, म्यूनसिपैलिटी के तुम्हारा इतना पावर है, हर वक्त 10 20 लोग तुम्हारे साथ रहते हैं और वकील भी अच्छे हो, तो तुम इस मुकाम को जो अच्छे अच्छे आदमी को इस उम्र में नहीं मिलता, बड़ी बुजुर्ग होते हैं 60 साल में नहीं मिलता, वो तुम्हें 24 साल की एज में मिला है। तो तुम इस छोटे से जो जिसको कहते हैं अपने बावड़ी, कुंड कहते हैं, छोटा सा कुंड, पौंड, उसके अंदर छोड़ करके तुम समुद्र में जाना चाहते हो। तो जोधपुर तो समुद्र था। बिल्कुल, तो उस समय बड़े बड़े दिग्गज एडवोकेट्स वहाँ हुआ करते थे। तो उनके साथ कैसे और इंग्लिश टू इंग्लिश मामला उस जमाने में चलता था पूरा। हिंदी का थोड़ा बहुत ही रेयरेस्ट था मतलब। तो उन्होंने कहा तू डूब जाएगा, तुम क्या कर रहे हो, तुम बहुत भारी गलती कर रहे हो। लेकिन मैंने कहा मैं क्या करूं, मुझे तो सपने में हाईकोर्ट दिखाई देता है और मुझे वो बुलाता है। अच्छा। इसलिए मैं तो ये सब कुछ छोड़ के एक आम आदमी का संघर्ष क्या है वो मैं देखना चाहता हूँ। तो यहाँ जो कुछ वो पिताजी के आशीर्वाद से हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैं क्यों आया, किस लिए आया और मैं जीवन में क्या कर सकता हूँ। सर का बहुत बिजी स्केड्यूल रहता है, अभी भी सर को आगे कहीं जाना है, तो मैं सर का ज्यादा समय ना लेते हुए सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर आप वकील नहीं होते तो क्या होते? मैं अगर वकील नहीं होता तो हो सकता है मैं शायर होता या फिल्म इंडस्ट्री में होता। ये तो आपकी शख्सियत से झलकता है सर। बिल्कुल। एज ए अगर हम बात करें तो हम दोनों बैठे इतने शेर हम नहीं बोल पाए जितने आपने हमें शेर सुना दिए। सर बोला नहीं जा रहा है आज, बोला नहीं जा रहा है, शब्द कम पड़ रहे हैं आज अपने पास। बिल्कुल। देखिए इनकी बातों से तो ऐसा है कि ये कहते हैं कि जहाँ ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि।
तो ये लिटरेरी समाज की पर्सनालिटीज हैं। आज मीडिया जो है पूरे विश्व के अंदर और हिंदुस्तान में तो चौथा स्तंभ माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। संविधान में 3 स्तंभ है, लेकिन चौथा स्तंभ मीडिया निश्चित तौर पर सब व्यक्तियों के द्वारा स्वीकृत तथ्य है, ये सभी पार्टीज के द्वारा स्वीकृत तथ्य है कि मीडिया जो है वो आज हिंदुस्तान के अंदर एक संविधान का चौथा स्तंभ है। जी सर। तो आप लोग चौथा स्तंभ हैं, जहाँ सूर्य ने मतलब जो नहीं पहुंचता वहां आप पहुंचते हैं, तो आपसे तो कोई भला नहीं कैसे सर, जीत नहीं सकता है। नहीं सर, लेकिन एक अच्छा एक बातचीत का मौका दौर मिल आज गया, मौका मिला, मौका एक मिला। दौर चला, मैंने भी आप दोनों से बहुत कुछ सीखा है। तो सर अब थोड़ी सी बात करते हैं कि हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वकीलों के लिए कौन कौन सी संस्थाएं हैं, जैसे बार काउंसलिंग है, बार एसोसिएशन है, किस तरह से ये संस्थाएं काम करती हैं, इनका क्या रोल होता है? जी जी आमतौर पे लोगों को पता नहीं होता, बड़े कंफ्यूज्ड होते हैं इन चीजों जी को जी लेकर, जी। ये आप प्लीज बताएं। इसमें क्योंकि इलेक्शंस इतने भारी भरकम इलेक्शंस होते हैं बार काउंसिल के, जी जी जी, तो बिल्कुल सही बात है, इसका बिल्कुल सही कह क्या रहे हैं। क्या क्यों है लोग ये इस बार काउंसलिंग और क्या? ऐसा है कि जितनी भी मान लो नियर अबाउट 300 सपोज बार एसोसिएशन है, तालुका लेवल से लेकर के डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर के और हाई कोर्ट तक, हम्म जहाँ भी कोर्ट्स है, हम्म चाहे तहसील कोर्ट हो, चाहे एसडीओ कोर्ट हो, चाहे म्युनिसिप कोर्ट हो, चाहे जी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, तो जहाँ कोर्ट है हम्म, वहाँ एक एसोसिएशन होती है अच्छा जो वकीलों का वेलफेयर देखती है, जी वो सर। एक एसोसिएशन होती है। एसोसिएशन का जो पदाधिकारी होते हैं वो वकील खुद चुनते हैं। अच्छा वो 1 साल के लिए होता है, कहीं 2 साल है। ज़्यादातर मोस्ट ऑफ बार एसोसिएशन में 98% 1 ईयर्स का टेन्योर होता है, बाकी 2% कहीं 2 साल का हो जी सकता सर। है। तो जो वकीलों की प्रॉब्लम्स है, कोर्ट्स के अंदर जो प्रॉब्लम्स है, केसेस इंस्टीट्यूशन करने में प्रॉब्लम्स है, जी या जिस तरह से फाइलें पास नहीं हो रही है जल्दी से, उसकी प्रॉब्लम्स है, जी या किसी अधिकारी का व्यवहार किसी वकील के साथ ठीक नहीं, या किसी वकील का किसी के साथ बार और बेंच में कुछ डिस्प्यूट ना हो, जी उनको मेंटेन करने के लिए बार एसोसिएशन है। और राजस्थान के अंदर जितनी बार एसोसिएशन है, उस सारी बार एसोसिएशन की अपेक्स बॉडी होती है, वो एक ही है, वो है स्टेट बार काउंसिल ऑफ राजस्थान। हर स्टेट के अंदर स्टेट बार काउंसिल होती है। स्टेट बार काउंसिल में जितनी एसोसिएशन है, सपोज 300 है, जी तो 300 एसोसिएशन के वोट सारे जो वोटर हैं वो अपना वोट कास्ट करते हैं। जी जैसे मान लो 1000 एडवोकेट्स चुनाव कंटेस्ट कर रहे जी हैं जी 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 बार काउंसिल का, जी तो जिस तरह से ऑब्जेक्ट ये रहा है, एडवोकेट एक्ट 1961 में बना, ऑब्जेक्ट ये रहा जिस तरह से इस स्टेट में 25 एमपी हैं अच्छा जी जो पब्लिक एमपीज हैं, रिप्रेजेंटेटिव सांसद है, उसी तरह से एडवोकेट के मेंबर्स जो हैं वो 25 रखे गए। तो 1000 मान लो खड़े हो गए, पूरे राजस्थान से वोट कास्ट होते हैं, अच्छा और वो सारी पेटियां फिर जो मत पेटियां जो है वो जोधपुर बार काउंसिल का है ऑफिस वहीं है, तो वहाँ आती है। और इसमें प्रेफरेंशियल वोट होता है, एक वकील को 25 वोट देने का अधिकार अच्छा होता है। अच्छा तो प्रेफरेंस फर्स्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड जी फोर्थ फिफ्थ, तो जो 1000 में से पहले 25 जो वोट्स लेके आ जाता है, टॉप 25 में आ जाता है, जी वो मेंबर इलेक्ट हो जाता है। हम्म बाकी फिर रिमेनिंग मान लो रह गए तो वो सारे फिर वो रिजेक्ट हो जाता है उनका। जी ये बार काउंसिल हम्म वो संस्था है हम्म जहाँ जो नए वकील बनते हैं जी उनका रजिस्ट्रेशन होता है, अच्छा जिसको वकीलों का सर्टिफिकेट है वो हमारी बार काउंसिल से देती है। अच्छा तो हमारे मेंबर्स में इसमें कमेटी, एनरोलमेंट कमेटी बनती है, वो देती है। जी और वकीलों की शिकायतें अगर कोई क्लाइंट्स सेटिस्फाई नहीं है या किसी के साथ मिसकंडक्ट हो जी गया, सर तो उसकी भी जो है शिकायत बार काउंसिल के अंदर होती है। जैसे कल एक बार 5 नंबर डिसिप्लिनरी कमेटी, उसका मैं हम्म चेयरमैन हूँ, मेरे साथ 2 मेंबर और हैं। ओके कल जयपुर में एक एडवोकेट है, उनकी शिकायत है, तो कल उसकी अच्छा हियरिंग है। जी जैसे कोर्ट में हियरिंग होती जी है, जी सर जी सर जस्ट लाइक पूरा प्रोसीजर वही होता है, सेम कंप्लेंट सेम होता है, उसका जवाब वापस आता है, एफिडेविट्स आते हैं, इधर के भी आते हैं, दोनों तरफ से एफिडेविट्स आते हैं, दोनों को वकील अपॉइंट करने की छूट है, और वो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। जिस तरह से कोर्ट के अंदर एक केस कंडक्ट कैसे किया जाता है, जी जी सर उसी तरह से बार हम काउंसलिंग जो है मेंबर्स वो उस कमेटी के अंदर उस वकील की कंप्लेंट को सुनते हैं। और जब मान लो अगर कोई दोषी होता है, तो मिसकंडक्ट अगर प्रूव हो गया, तो हम उसके खिलाफ एक्शन भी लेते हैं। एक्शन और किस तरह से लेते हैं आप लोग?
एक्शन ये है कि जितना ग्रेवर ऑफेंसेस हैं हम्म, तो प्रैक्टिस से डिबार कर सकते हैं, 3 साल के लिए कर सकते हैं, 2 साल के लिए, 6 महीने, मतलब ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस देखा जाता है। ओके ओके, ठीक फाइन्स है। फाइन से भी हो सकता है, और अगर अच्छा ऑफेंस प्रूव नहीं है अच्छा, तो उस फाइन से भी कंप्लेंट हो को सकता खारिज भी करते हैं कि इसमें जो है एलिगेशन लगाया गया फॉल्स है फॉल्स है। ओके। और दैट इज नॉट प्रूव्ड बाय द कोजेंट एविडेंस। जैसे कोर्ट में प्रोसेस चलता है नॉर्मल कंप्लीट कोर्ट, वैसा का वैसे वैसा प्रोसेस का। है। तो हम 3 मेंबर्स की कमेटी, जैसे मैं चेयरमैन, मेरे साथ जी 2 सर, मेंबर्स और हैं, जी सर। और एक मेंबर हमारा इलेक्टेड होता है, एक ऑप्टेड होता है। ओके। तो उस तरह से हम जो है वो करते हैं। इसके अलावा एडवोकेट वेलफेयर फंड 1987 में बना था, और उसके बाद में 2022 के अंदर हमने अमेंडमेंट उसमें किया। जी। तो पहले वकीलों की डेथ के ऊपर जो है वो आ, करीब 40,000 रुपये करीब मिलते थे। अच्छा उसके बाद में 1 लाख रुपए हुए। अच्छा अच्छा। जब मैं फर्स्ट टाइम बना था 2009 के अंदर, तो 1 लाख रुपए से फिर हमने आवाज़ उठाई तो 2.5 लाख रुपए हुए रिटायरमेंट और डेथ के ऊपर। ओके। काफी राहत लेकिन अभी मिली। 2022 का जो अमेंडमेंट हुआ इसके अंदर, उसमें वकीलों की अगर 50 साल की प्रैक्टिस पूरी होती है तो 15 लाख रुपए बहुत। रिटायरमेंट पे या डेथ पे मिलते हैं। और जनरली 30-35 साल के वकालत तो 8,65,000 समथिंग जो है अच्छा आज मिलते हैं। तो जो, और मेडिकल के लिए भी 2 लाख सॉरी। रुपए जो है वो दिए जाते हैं। तो मेडिकल क्लेम देना, डेथ पर अपने जो राशि देना, रिटायरमेंट के ऊपर राशि देना, मतलब आज एक वकील अगर वेलफेयर फंड का मेंबर बन जाता है तो उसका कैरियर सेफ है। 15 लाख रुपए का वो कम से कम उसके पीछे बैकिंग हो गई, और 2 लाख की एक मेडिकल बैकिंग हो गई। सॉरी। ये काम सिर्फ बार काउंसिल ही बार करती है, काउंसलिंग का है, बहुत सही बात है जी। ये एसोसिएशन के अंदर नहीं है। एसोसिएशन के अंदर फंड बहुत कम होता है, वहाँ उस तरह की फैसिलिटीज नहीं है। जो कोई एसोसिएशन मान लो अपना एक टिकट लोकल चला देती है, जैसे डिस्ट्रिक्ट बार, जी जी मतलब जो है मान लो जोधपुर उसने चला दिया, जी। तो वो टिकट जो है उसकी आमदनी से आती है तो वो दे सकते हैं। लेकिन मैंने अपने एसोसिएशन में हमेशा जो नीडी एडवोकेट्स थे उनको उनका कलेक्शन करके, और हमेशा मेडिकल एड, डेथ के ऊपर जो हमारे प्रोसीजर नहीं है ना, उसको हमारा भी टिकट लागू। है, बहुत बड़ी बात तो है। बहुत कोशिश बड़ी की बात हमने है। कि हमने सारे भाई वकीलों से मिलके उसकी हेल्प कर दें। नहीं नहीं, ये सबसे बड़ा मानवता का और, काम है जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि बार एसोसिएशन वकीलों के लिए सेट वगैरह नहीं बनाती है, हम लिटिगेंट सेट्स भी बनाते हैं। हम पानी की मशीनें भी लगाते हैं, जो लिटिगेंट्स आए वो छाँव में बैठ सके, ठंडा पानी पी सके, जी जी पंखों की हवा खा सके। जी जी तो मैंने अपनी लाइफ में लिटिगेंट्स सेट भी साथ में बनाए हैं जो वकीलों के साथ। और जो मशीनें पहले बार एसोसिएशन में लगती थी तो बार खुले में लगाई, जी जी। जो प्याऊ बनी हुई है, प्याऊँ के पास बिल्कुल खुले में आम लिटिगेंट आके ठंडा पानी पी सकता है। तो इस तरह का एक वेलफेयर का काम, एक एसोसिएशन है जो केवल वकीलों के लिए नहीं, आम व्यक्ति के लिए, आम लिटिगेंट के लिए जो कोर्ट में आता है उसको फैसिलिटीज प्रोवाइड देने की एक हमेशा बात होती है। और लीगल सेल अथॉरिटीज बन गई जहाँ जिसके पास पैसा नहीं है तो उसके अंदर हम वकीलों की एक लिस्ट भेजते हैं, जिसने 5 केसेस कंडक्ट किए उसका नाम पैनल में आता है। जी तो कई वकील फ्री भी काम करते हैं, जी जी। और कई नॉमिनल फीस के ऊपर भी गरीब जो लिटिगेंट उसका काम करते हैं। काम करते तो हैं। वेलफेयर का काम आज भी जारी है। लोग इसको कम जानते हैं, लेकिन ये कहते हैं वकील बहुत फीस लेते हैं, वकील जो है वो इतनी सारी ये कहते हैं। सुविधाएं लेकिन दिलवाई आपने। जो ये जो है वेल सेवा का कार्य, इसको हाईलाइट कम करते हैं, मीडिया भी कम करती है, लेकिन बिल्कुल बहुत अच्छा काम चल रहा है और देश में उन्नति हो रही है। बिल्कुल और मोदी जी के बिल्कुल। मैं यही- प्रधानमंत्री रहते हुए देश जो है आज विश्व में सर्वोच्च जो है उस पायदान की तरफ बढ़ पायदान रहा पे है। तो ये जो विश्व है गुरु बनने की कगार। विश्व गुरु जो है बिल्कुल अग्रसर बिल्कुल सही है। बात बोली आप। तो ये जो है ये सत्यता है, जी जी। इसको कोई माने चाहे नहीं, जो दिखता है उसको जुटला नहीं सकते। जुटला नहीं सकते, सही बात है। उसको जुटला नहीं, वो तो दिख रहा है। बिल्कुल। और आत्मा सबकी बोलती है, जो अच्छा काम करता है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, जो गलत काम करता है तो उसको भी डिमोरलाइज करना चाहिए, जी, लेकिन बोलना अप्रिशिएशन होना चाहिए। बिल्कुल सही। एप्रिसिएशन। जनरली लोग क्या करते हैं कि अप्रिशिएट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं अप्रिशिएट? अच्छा काम करते हैं तो अप्रिशिएट करना चाहिए। अप्रिशिएट करने के लिए ना सही हिम्मत चाहिए अंदर से। हाँ ये बात एक्चुअली आज अगर मैं अप्रिशिएट किसी को तो उसमें हिम्मत आदमी की, क्योंकि वो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स उसमें थोड़ा बहुत होता है, तो हिम्मत नहीं जो बिल्कुल जुटा सही बात पाता है है। अप्रिसिएशन के लिए। क्योंकि थैंक यू और अप्रिसिएशन दोनों जब करेंगे तो एक
आदमी उसी में बड़ा बनता है, जिसकी अब आपसे बात कर रहे हैं, क्योंकि आप ये अप्रिशिएट करते हो लोगों को। बिल्कुल सर बिल्कुल सर बिल्कुल, दो राय नहीं है इस बात पे, बिल्कुल बिल्कुल। एक ग्रैटिट्यूड हमेशा, जी जी, एक आगे भी ग्रैटिट्यूड बुलाना चाहिए। एक लाइन बिल्कुल का प्रसंग मैं बतलाऊंगा बिल्कुल कि सर। जब कर्ण को महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन तीर मारता है, जी तो मरने के पहले भगवान श्री कृष्ण से कर्ण पूछता है कि धोखे से मेरा वध कैसे किया, और मैंने हमेशा जीवन में अच्छा ही किया, फिर भी मेरा वध क्यों हुआ। हम्म, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, एक नारी के सम्मान पे, अस्मिता पे चोट लग रही थी, तुम चुप थे, हम्म, लेकिन पांडव बोल रहे थे। जी भीम ने कहा मैं इसका, दुशासन का लहू पीऊंगा, छाती का जो है लहू लेके इसके बाल सींचूंगा, युधिष्ठिर सारे ही बोले, शायद पांचों पांडव बोले, बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने विरोध किया, ठीक है ना। तो जहां तुम वचन से बंधे रहे, दोस्ती के वचन में बंधे रहे, तुम्हारे दोस्त ने गलत किया तो भी तुमने साथ दिया दुर्योधन दुर्योधन का है, और उसने सही किया, सही तो किया ही नहीं कभी, बिल्कुल लेकिन मैं धर्म के साथ हूँ। जो तुमने कर्म किए अपने, जो तुमने गलत प्रोमिसेस किए, जो तुमने जुर्म के भागीदार बने, मौन रहना ही सबसे बड़ा जुर्म है। बिल्कुल बहुत एक्चुअली बड़ी बात। क्योंकि गलत काम के खिलाफ तुमने कभी आवाज नहीं उठाई, तुम मौन रहे, तुम मौन रहकर भी तुमने जो है वो पापों को वर्ण किया, आप उसी इसलिए पाप के भागीदार हो, भागीदार हो। और बिल्कुल छल से तुमने अभिमन्यु को मारा, तब तुम कहाँ गए, छल से किया। द्रुत कीड़ा के अंदर छल से तुम फिर मौन रहे। तो सवाल ये है दोस्तों कि मौन रहने से कुछ नहीं होता है। आवाज गीता उठानी चाहिए। गीता में कहा कर्म करो, और जो पाप है जो गलत काम है उसके खिलाफ आप आवाज उठाइए, तो दुनिया जो है आपको मानेगी, और जग का कल्याण होगा, जग का आपका भी कल्याण होगा, यश बिल्कुल बिल्कुल। यश मिलेगा आपको भी, और आपका भी बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत ही खूबसूरत बात, और बहुत कुछ जानने को भी मिला सर से। सर मैं अब आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए सिर्फ दो सवाल आपसे मैं करना जी जी चाहूंगी। बिल्कुल पूछिए आप। अक्सर फिल्मों में अदालत के जो सीन देखने को मिलते हैं, तो फिल्मी दुनिया और रियल लाइफ कोर्ट में कितना अंतर होता है? जैसे कि जॉली एलएलबी फिल्म आई थी, आपने जी जी शायद जी जी देखी जी होगी, तो क्या अंतर होता है रियल कोर्ट में और जो फिल्मों में दिखाई जाती है, वैसा होता है? फिल्मों के अंदर कोर्ट को एक मजाकिया तौर पे पेश करते हैं, जी एक बिल्कुल गलत पिक्चराइजेशन करते हैं। ओके जो रियल लाइफ के अंदर, जो कानून के अंदर जो अदालतें चलती हैं, जी उससे बिल्कुल विपरीत तरीके से उसको जो है वो बतलाया जाता है। और मर्जी आए जिस गवाह को बाद में लाके पेश कर दिया, जिसके चालान में नाम नहीं होता उसको प्रकट कर देते हैं, बिल्कुल और आई विटनेसेस बना देते हैं, ऐसा नहीं होता है। एक कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जितने आई विटनेस होते हैं, जो भी गवाह होते हैं, उनकी लिस्ट बनती है, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड होते हैं, समय लगता है, और चार्जशीट फाइल होती है, एक प्रोसेस है, और प्रोसेस प्रोसेस है, है। कोर्ट का प्रोसेस है। गवाहों को उसके हिसाब से बुलाया जाता है, नंबर 1 से 3, 3 4 से 6। और यहाँ फिल्मों में तो जो गवाह तो कोई और आ गए, फिर लास्ट में कहा जज साहब मैं एक ऐसा गवाह को पेश करना चाहता हूँ जो सब कुछ जानता है, इस केस को ला के पेश कर देते पेश हैं। कर देते अगर जो हम मूवी देखते हैं तो हम तो नहीं समझ पाते, लेकिन क्या आपको हंसी आती है उस समय पे भी? हाँ क्या सही क्योंकि बात है, बिल्कुल हम बिल्कुल। तो हमें तो लगता है शायद यही सही है, क्योंकि नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम ड्रामेटिक स्टाइल के अंदर जो ड्रामेटिक है स्टाइल मूवी है वो एक वो। मूवी के हिसाब से जो काल्पनिक अदालत बतलाते हैं, और काल्पनिक पात्र उसके अंदर रखते हैं, पात्र रखते जो हैं। वास्तविकता इससे बिल्कुल 100% अलग है। तो सर इसी बात से मैं एक आपकी बात पे आना चाहूंगी। ये बहुत अहम सवाल है जो हम सब जानना चाहते थे कि आपने इतने केसेस लड़े हैं, सारे केसेस आपने जीते हैं, पर कोई ऐसा केस जो कठिन रहा हो आपके लिए, जिसने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया हो, जिसमें आपको नींद नहीं आई, कहीं कहा जाता है आपको नींद सोचने पर मजबूर कर दिया हो? ऐसे तो कई केसेस मेरी लाइफ में आए हैं जो जो मुझे बेचैन उन्होंने किया, और करते भी हैं, आज भी करते हैं। लेकिन एक मर्डर केस में कंडक्ट कर रहा था, तो उसका एक औरत का हस्बैंड जेल में था, तो मैंने उसको फीस के लिए 1-2 बार कहा। अच्छा। तो एक बार वो फीस लेके आई, उसके साथ 8-10 गांव के आदमी भी आए, हाँ हाँ और कहा वकील साहब हम आपकी पूरी फीस तो नहीं दे रहे हैं, अभी इतनी फीस दे रहे हैं। जी। तो उसमें एक आदमी बोला साहब ये अपने सोने का टेवटा जो बेच करके फीस लेके आई। बहुत बड़ी बात। तो मुझे बहुत गुस्सा आया, अफसोस भी हुआ। जी जी मैंने कहा अम्मा तेरे को मैंने ये थोड़ी कहा था कि तू अपने जेवर बेच के मुझे लाके फीस दे, सही बात, और तुमने अपनी वस्तु स्थिति परिवार की मुझे कभी नहीं बतलाई। बिल्कुल मैंने कहा ये पैसे उठाओ और तुम ले जाओ वापस, बहुत बड़ी बात। और गांव वालों का इसका
जहाँ पे इसने सेल किया है वहाँ से वापस दिलाओ। सोनार की दुकान पे, वहाँ जाके वापस इसको दिलाओ। और वो केस मैंने कंडक्ट किया और उसमें फिर बाद में एक्विटल भी हुआ उसके हस्बैंड जी का। देखिए तो वो मुझे इंस्पायर्ड करता है। वो क्षण ऐसा था जब मेरी आंखों में आंसू आ गए कि एक कितनी मतलब लाचारी इंसान में आ जाती है कि एक अपने हस्बैंड को छुड़ाने के लिए अपने ऑर्नामेंट्स को भी सेल कर दिया, लेकिन एक वकील की फीस ला के देगी। जी। ऐसी फीस किस आप काम की? उनकी भावनाएं इसलिए समझ पाए क्योंकि आप भी एक जमीनी स्तर से उठे हैं। जी 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 बिल्कुल। इसे यही कारण Actually, रहा कि सर बहुत अच्छे से जो उनके जो चीज आपने पास से देखी होती है उसी का आपको एहसास होता है। बिल्कुल। एक्चुअली जब आप ऊंचाई पे बैठते हैं तो इसलिए आज ऊंचाई पे बैठ के भी इतना जमीन ज्यादा से जमीनी जुड़े स्तर हैं। से जुड़े हुए हैं, ये बात बिल्कुल सच है सर। बस एक आखिरी सवाल ये मैं मन से आपसे करना चाहूंगी कि कोई ऐसा सपना जिसे आप हकीकत में बदलना चाहते हैं, कोई ख्वाहिश, कोई दिली इच्छा मन की? ख्वाहिश यही है कि जो अभी प्रधानमंत्री जी मोदी जी जिसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर राम राज्य हो, बिल्कुल बिल्कुल। और एक ही जो है वो तालाब के अंदर शेर और बकरी साथ बैठ के पानी पिए। बिल्कुल। तो इस तरह से इंसान की कद्र करे और भाईचारा आपस में कायम बना रहे, देश में एकता बने और देश में एकता रहे, अखंडता कायम रहे, और सब मिलकर साथ चलकर इस देश के गौरव को और ऊंचा बढ़ाया। रितिका जी, आपने सवाल पर्सनल पूछा था, लेकिन इनकी सोच और वो देखिए कि इन्होंने सिर्फ देश का सोचा, अपनी आपने पर्सनल क्वेश्चन बिल्कुल मेरा ये पर्सनल क्वेश्चन था, लेकिन उसके बावजूद उसको भी ये बावजूद देश के साथ लेके तो आप जुड़ाव देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे इसी को ही हम बोल सकते हैं जमीनी स्तर से जुड़े रहना। क्योंकि सर मैं सर के बारे में बताना चाहूंगी कि धार्मिक अनुष्ठान हो गए, आप ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते हैं, बच्चों की शादी हो गई, दान पुण्य हो गए, कई प्रतियोगिता हो गई। प्रतियोगिता की बात जो मैंने जो अपनी पहली कंपटीशन किया था वो भी सर के, तब मैं मिली थी, मैं आपको बता रही हूँ। बहुत प्रोत्साहन रहा है। और सिर्फ मेरी बात मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं जोधपुर से ऐसा नहीं, बाहर बाहर से बच्चे आते हैं जिनमें प्रतिभा होती है, इनका पूरा परिवार उसको बकायदा सपोर्ट करता है। ये मेरी देखी हुई बात है, और हम पढ़ते तो सर के बारे में बहुत बड़ी बात है। तो देखिए जोशी जी आज भी कोर्ट जाते हैं, केस लड़ते हैं, न्याय दिलाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और वकील वर्ग के साथ हमेशा खड़े भी रहते हैं। यही वजह है कि जोधपुर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर वे 16 बार विजय हुए हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। देखिए कहा जाता है ना कि इतना काम करिए कि काम भी आपका काम देखकर थक जाए। शायद इसी विचार को ध्यान में रखकर रंजीत जोशी साहब अपने दिन की शुरुआत करते होंगे। जोशी जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत रितिका जी, बहुत अच्छा लगा मुझे, और बत्रा साहब आपसे भी आज अरविंद सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुखातिब होकर बहुत अच्छा लगा मुझे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, और वास्तव में आज आपसे बात करके अच्छा लगा, बहुत सीखने को मिला, आपसे अच्छा बहुत आशीर्वाद मिला। लेकिन मेरे अभी क्वेश्चंस बहुत हैं, हम इसके लिए दोबारा मिलेंगे। दोबारा हम आपसे आपका बहुमूल्य समय चाहेंगे। आपसे सिर्फ फॉर्मल बातें करी क्योंकि आप ज्ञान के भंडार हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भंडार में से ज्ञान निकालना अगली बार हमें सोचना पड़ेगा कहाँ से निकाले, क्योंकि अभी तक हमने कुछ बहुत सारी चीजें थी जो हमने प्लान करी, वो तो पूछ ही नहीं पाए। बिल्कुल बिल्कुल, फिर भी आपने इतना समय दिया, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें। परिचर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इंटरव्यू तो नहीं करूंगा, इसको परिचर्चा कहूंगा, बिल्कुल जो ज्ञानवर्धक रही, और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। ऐसे ही आप समय निकाल कर हमें आशीर्वाद देने के लिए आते रहे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रितिका जी, थैंक यू बत्रा साहब। बने रहें न्यूज़ 21 के साथ। जय हिंद, नमस्कार। थैंक यू सो मच।